हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि इस पूरे चैप्टर को या इस टॉपिक को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम क्यों बोलते हैं। इसको हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये टॉपिक अपने आप में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? कार्डियो टर्म का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टर्म कार्डियो? कार्डियो इज हार्ट, दिस विल बी ऑलवेज रिलेटेड टू हार्ट। और वैस्कुलर सिस्टम क्या होगा? वैस्कुलर सिस्टम विल कंसिस्ट ऑफ ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ये तीनों टर्म्स मिलकर बनाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस पार्ट दैट इज ओनली अबाउट द हार्ट पार्ट। हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि हार्ट क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, उसमें कौन कौन से टाइप की लेयर्स होती हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बिफोर नोइंग द लोकेशन ऑफ हार्ट, जो ये हार्ट के बारे में जानना, पढ़ना या जो कुछ भी हम समझ रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी, है ना। कार्डियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ हार्ट। ऑल अबाउट वट एवर वी वॉन्ट टू स्टडी वी नो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोलॉजी। सो बेसिकली जब हम हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द थोरैसिक कैविटी। ये जो थोरैसिक कैविटीज है इनके बीच में प्रेजेंट होगा हार्ट, और ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे। ये आप एक डॉटेड ब्लैक लाइन देख रहे हैं एंड दिस इज द लोकेशन ऑफ हार्ट। बेसिकली यहाँ लोकेशन है हार्ट की, यानी ये कहाँ रेस्ट कर रहा है? ये रेस्ट कर रहा है यहाँ पे, ये डायफ्राम के ऊपर, और ये प्रेजेंट होता है मिड लाइन पे। दिस इज कॉल्ड एज मिड लाइन। मिड लाइन अगर मैं बोलूं तो मिड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, दिस इज नॉट अ रियल लाइन। बेसिकली ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हार्ट को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करता है, बट दैट टू अनइक्वल प्रोपोर्शन में। ठीक है, सो हार्ट का अगर हम साइज या उसके डायमेंशन की बात करें तो ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक होता है। एवरेज मास की अगर हम बात करते हैं तो एडल्ट फीमेल्स में ये 250 ग्राम्स के अराउंड होता है और एडल्ट मेल्स में दिस विल बी ऑफ अराउंड 300 ग्राम। सो ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है इसमें अगर हम देखेंगे तो दिस पार्ट विल बी कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ हार्ट। दिस पर्टिकुलर पार्ट विल बी कॉल्ड एज एपेक्स ऑफ हार्ट। इसको हम हार्ट का एपेक्स क्यों बोलते हैं? एपेक्स ऑफ हार्ट जो होता है ये बेसिकली वेंट्रिकल्स का बना हुआ होता है। लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल विल मेक द एपेक्स पार्ट ऑफ हार्ट, एंड जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज द बेस, और ये बना हुआ होता है लेफ्ट एट्रियम से। सो बेसिकली अगर आप इसमें स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बड़ा ही बेसिक सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें हार्ट को अभी हमने कंप्लीटली फोकस नहीं किया है, यहाँ पे हम लोकेशन ऑफ हार्ट की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट कि इसकी लोकेशन कहाँ है। So here you can see there are arc of aorta, there are pulmonary trunk, this is the left side of the lung and this is the right side of the lung. Likewise जब आप heart में भी लिखते हो तो this will become your left side. अब एक अगला क्वेश्चन आता है कि हार्ट जो होता है वो कैसे सपोर्टेड रहेगा, यानी कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा, दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। सो अगर हम सपोर्ट की बात करें तो हार्ट जो होता है वो सपोर्टेड होता है पेरिकार्डियम से। इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होता है? पेरी मीन्स अराउंड, so this pericardium will be present around the heart. टोटल स्ट्रक्चर के अराउंड प्रेजेंट होगा, इसको हम बेसिकली पेरिकार्डियम बोलेंगे। जो पेरिकार्डियम है दैट विल सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, यानी इसका अगर हम फंक्शन पूछें तो बताएं तो दिस विल सराउंड एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ऑल्सो ये क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड स्पेस टू द हार्ट फॉर मूवमेंट विदाउट फ्रिक्शन। ओके, सो जो ये पेरिकार्डियम है दैट हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फंक्शन टू परफॉर्म। ये एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करेगा बिकॉज हार्ट हैज टू बीट, तो उसको बीट करने के लिए अगर वो बार बार बीट कर रहा है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन भी क्रिएट हो सकता है। सो ये एक ऐसा स्पेस प्रोवाइड करता है सो दैट हार्ट कैन बीट इनसाइड दिस कैविटी विदाउट फ्रिक्शन। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या होगा? ये फ्लूइड होता है दैट विल बी सिक्रीटेड फ्रॉम द पेरिकार्डियल सेल्स
पेरिकार्डियल सेल्स, और ये जो फ्लूइड होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये जो हम फ्रिक्शन के रिडक्शन की बात करते हैं ना, तो दिस विल हेल्प इन रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल हार्ट मूव्स। सो आप ये देखो कि पेरिकार्डियम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की जो वॉल है उसमें कितनी लेयर्स होती हैं? बेसिकली हार्ट की जो वॉल्स हैं उसमें 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपी का मतलब क्या हो गया? ये सबसे एक्सटर्नल लेयर है हार्ट की, ठीक है, ये एक्सटर्नल लेयर होगी। मायोकार्डियम इज द मिडिल लेयर एंड एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ हार्ट। तो ये देखो, ये आप यहाँ पे दिस वन इज द एपिकार्डियम, दिस ब्लैक लाइन, देन मायोकार्डियम, ये जो आपको यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज बेसिकली मायोकार्डियल लेयर, एंड एंडोकार्डियम इज द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। सो एक्सटर्नल लेयर जो होती है दैट हैज एडिपोज टिश्यू। यहाँ पे प्रेजेंट क्या होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एडिपोज टिश्यूज, और ये एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं इसके पास, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली कोरोनरी एंड कार्डियक वेसल्स। ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है इनका और क्या फंक्शन होता है? ये स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हार्ट को, ठीक है, स्मूथ स्ट्रक्चर प्रोवाइडेशन जो होता है ये इनके थ्रू होता है। एपिकार्डियल लेयर विल हैव लिम्फेटिक्स एंड ब्लड वेसल्स। इस वाली लेयर में वेसल्स भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फेटिक्स भी प्रेजेंट होंगे, एंड दे विल सप्लाई टू दिस लेयर, दैट इज द मायोकार्डियल लेयर। सो हार्ट के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए वेरियस लेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी हार्ट वॉल लेयर। जैसे कि एपिकार्डियम है, अब इसमें बड़ा ही सिंपल है, एक्सटर्नल लेयर है, इसके पास प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू। अच्छा, ये जो एडिपोज टिश्यू है दे आर बेसिकली कंटेनिंग फैट सेल्स एंड दैट विल वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ये आप में, मुझ में और बाकी जिनके साथ हम कंपेयर करोगे उनके खाने पीने, उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। सो लाइकवाइज अगर हम मायोकार्डियम की बात करते हैं, मायोकार्डियम क्या है? एक मिडिल स्ट्रक्चर है, यानी कि मिडिल लेयर है हार्ट का। मायोटर्म का मतलब क्या होता है? मसल, है ना। तो इसको याद रखने का तरीका क्या हो जाएगा हमारा? द टर्म मायो इज इक्वल्स टू मसल्स। इफ द टर्म मायो इज इक्वल्स टू मसल, यानी कि मैक्सिमम जो इसमें लेयर में प्रेजेंट है वो क्या है? मसल प्रेजेंट है। एंड दिस लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट मेक्स 95% ऑफ हार्ट वॉल। तो ये हार्ट वॉल का 95% जो लेयर है वो इस वाली लेयर से बना हुआ होता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट एंड ऑल्सो, अब ऑब्वियस है ये मस्कुलर लेयर है, हार्ट को हमेशा बीट करना पड़ता है, हार्ट इज ऑलवेज एट वर्क, इसलिए ये एक इनवॉलेंट्री मसल है। ये जो मसल होता है दिस इज नॉट अ वॉलेंट्री काइंड ऑफ मसल, दिस इज इनवॉलेंट्री काइंड ऑफ मसल। सो आई होप आपको ये दोनों लेयर अभी तक समझ में आ गई है। लास्ट लेयर इज बेसिकली एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर है हार्ट की। ये एंडो टर्म जो होता है, दिस टर्म एंडो इज इक्वल्स टू विद इन, तो यानी कि सबसे इनर लेयर जो होगी इसलिए हम इसको एंडो लेयर बोलते हैं। और ये लेयर होती है बड़ी पतली, दिस इज अ वेरी थिन लेयर। ये वाली जो लेयर होती है, ये लेयर बेसिकली क्या करती है? ये सारे जो हार्ट वाल्व्स हैं, जो जितने भी वाल्व प्रेजेंट होते हैं हार्ट के अंदर, जो हम अभी आगे कवर करेंगे, ये उन सबको कवर करके रखती है। सो बेसिकली ये जो तीनों लेयर है इनका बड़ा ही पिक्यूलियर फंक्शन है हार्ट के मूवमेंट में, हार्ट के प्रोटेक्शन में और हार्ट की मोबिलिटी में। तो अब आप देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज बताई गई है, लेकिन ये थोड़ा उसका डिटेल्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो आप, ये पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम बेसिकली खुद ही कई लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे उसमें पहला प्रेजेंट होता है फाइब्रस पेरिकार्डियम, उसके बाद प्रेजेंट होता है पेराइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम और विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। ये जो सीरस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम है इसी को हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। फिर इन बिटवीन आता है ये मस्कुलर लेयर, दैट इज मायोकार्डियम, जिसमें मेनली कार्डियक मसल्स होते हैं। 95% ऑफ हार्ट मसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं और ये बेसिकली हार्ट वॉल का 95% बनाता है। प्लस प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे एंडोकार्डियम, जो कि इनर लेयर है और ये बड़ी थिन सी लेयर होती है। इस थिन लेयर की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली ये स्मूथ मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं हार्ट को। और ये जो लेयर होती है दैट विल कवर द वैल्व्स ऑफ द हार्ट ऑल्सो, दिस लेयर। यहाँ पे जो कोरोनरी ब्लड वेसल्स और वो जो सारी चीजें प्रेजेंट हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? वो प्रेजेंट है मेनली जो हमारी एपिकार्डियल लेयर है उसमें, उसी के आसपास ये प्रेजेंट होती है। और यही लेयर जो है ये प्रोवाइड करती है सारा सप्लाई टू द मायोकार्डियल लेयर। तो ये यहाँ से जो भी कुछ सप्लाई करना होगा यहाँ से सारी चीजें फॉर
for basic mobility of heart, this will be supplied to the heart, myocardial layer. So I think आप लोगों को अभी तक ये समझ आ गया होगा कि हार्ट की लोकेशन क्या होती है, उसमें पेरिकार्डियम क्या होता है, वो किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है, प्लस हार्ट की वॉल के कौन कौन से लेयर्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. अगर आपकी कोई क्वेश्चन होंगी, कोई क्वेरीज होंगी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई डेफिनेटली टू सॉर्ट देम आउट. सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय. आज हम लोग बात करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ही एक नए टॉपिक के बारे में, दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट. सो बेसिक फंक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, नॉट द डिटेल्ड वन. प्लस ये कैसे, कहाँ से क्या ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो सब कुछ हम अपने अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे. इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड स्मॉलर पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑल्सो, जैसे कि किस किस टाइप के वैल्व्स प्रेजेंट होते हैं हार्ट में, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होते हैं, उनका क्या अपना फंक्शन होता है. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट जो होता है वो 4 चेम्बर्ड होता है. जो ह्यूमंस हैं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है. और वो 4 चेम्बर कौन कौन से होते हैं? 2 हमारे पास एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, है ना. एट्रिया जो होता है वो ऊपर के चेम्बर्स होते हैं और नीचे वाले दोनों चेम्बर्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स. अच्छा, एट्रिया जो होगा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्री हॉल्स. इसको एंट्री हॉल्स क्यों बोलते हैं? एट्रिया जो टर्म है इसका मीनिंग ही बेसिकली एंट्री हॉल्स होता है. टर्म एट्रिया मीन्स एंट्री हॉल्स. इसको हम एंट्री हॉल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज these are the chambers, left and right, these are the chambers जिसके अंदर ब्लड एंटर करता है. वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो पंपिंग चेम्बर्स होते हैं बेसिकली. ये क्या करते हैं? ये पंप करके हार्ट में से ब्लड को बाहर की तरफ मूव कराते हैं, है ना. तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं इनका मीनिंग होता है लिटिल बेलीज. तो अपर साइड जो होगा वहां पे प्रेजेंट होगा एट्रियम एंड लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं वेंट्रिकल्स. अब इसमें भी आप देखो, हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि दिस विल मार्क द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस विल मार्क द राइट साइड ऑफ द हार्ट. तो इसीलिए यहाँ पे जो भी चीजें लेबल की हुई हैं वो सब, जैसे राइट पल्मोनरी वेन्स, राइट एट्रियम, राइट ट्राइकैप्सिड वाल्व्स, लाइकवाइज यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स. तो यहाँ पे सब कुछ लेफ्ट है और इस तरफ जो भी कुछ प्रेजेंट है वो राइट है. सो हम लोग 1 by 1 सभी जो हार्ट के वाल्व्स हैं या जो सभी चेम्बर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये जो एट्रिया होता है, दोनों साइड का एट्रिया, दैट इज लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रिया, दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं ऑरिकल्स. एट्रिया के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑरिकल्स. यहाँ पे ऑरिकल्स का क्या फंक्शन होता है? ऑरिकल्स बेसिकली जो होते हैं दे आर वेरी स्मॉल रिंकल्ड पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स. क्योंकि ये डॉग के ईयर जैसे दिखते हैं इसलिए इनका नाम ऑरिकल है. और इनका मेजर जो फंक्शन होता है, दे विल बेसिकली स्लाइटली इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ एट्रियम सो दैट इट होल्ड्स अ ग्रेटर वॉल्यूम फॉर द ब्लड. तो ये तो हो गया ऑल अबाउट द. देयर आर सल्साई ऑल्सो प्रेजेंट. सल्साई जो होते हैं ये बेसिकली सीरीज ऑफ ग्रुप्स होते हैं जो कि हार्ट की सरफेस पे अलग अलग जगह प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स. दीज आर कॉल्ड एज सल्साई. सल्साई जो प्रेजेंट होंगे दीज आर ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द हार्ट. इसके पास प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हो गई. अब इनका मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? हर एक सल्कस, सल्साई का जो सिंगुलर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड अ सल्कस. ईच सल्कस मेनली मार्क्स द एक्सटर्नल बाउंड्री बिटवीन द 2 चेम्बर्स ऑफ द हार्ट. क्या ये जो एक चेम्बर है हार्ट का, फिर ये दूसरा चेम्बर है हार्ट का, ये तीसरा चेम्बर हार्ट का, तो इन सबको एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिकली दी सल्कस लेयर्स आर प्रेजेंट. ये अलग अलग हार्ट चेम्बर में अलग अलग प्रेजेंट होंगे, अलग अलग नाम से प्रेजेंट होते हैं. और इनका मेजर फंक्शन यही होता है कि ये बाउंड्री लाइन क्रिएट करते हैं ऑन द हार्ट सरफेस. इसको आप बाहर से देख करके पहचान सकते हो कि ये वाला सल्कस लेयर है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है या राइट एट्रियम है. अब हमें जो मेनली डिस्कस करना है वो ये है कि एट्रियम और वेंट्रिकल जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. जैसा हमने बोला कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम. अब राइट एट्रियम का मतलब हो गया दिस वन. ये जो राइट एट्रियम है ये कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करेंगे? तो ये ब्लड रिसीव करते हैं सुपीरियर वेना केवा से प्लस इंफीरियर वेना केवा से और जैसे सुपीरियर वेना केवा प्लस इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. सो ये जो राइट एट्रियम है इनके पास 3 जगह से ब्लड आएगा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा हार्ट के सरफेस के ऊपर. जैसा मैंने आपको बताया था ये जो सल्कस होता है उसी का एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज कोरोनरी सल्कस. कोरोनरी सल्कस जो होता है वो मेनली हार्ट को 2 बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स. एट्रिया जो होते हैं वो सुपीरियर पोर्शन होते हैं हार्ट
के, और वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो लोअर पोर्शंस होते हैं हार्ट के। तो उनको डिवाइड करने में मेनली जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो कोरोनरी सल्कस का होता है, एंड दे बेसिकली प्रोवाइड ब्लड टू द राइट साइड ऑफ द एट्रियम। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कि बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, जो अगर मान लो हम हार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे अगर हमारा ये वाला हमारा अगर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है और ये वाला हमारा अगर राइट साइड ऑफ हार्ट है, तो ये हमारा राइट ऑरिकल है और ये हमारा लेफ्ट ऑरिकल है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, राइट। तो इसमें आप देखो यहाँ पे मेनली क्या प्रेजेंट होगा बिटवीन द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट और राइट एट्रियम के बीच में यहाँ जो ये वॉल प्रेजेंट होती है, दिस वॉल इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम। This is called as inter-atrial septum. इसी सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट होती है एक होल जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम बेसिकली बोलते हैं, इस होल वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। और ये जो होता है फोसा ओवैलिस, दैट इज अ रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एक ओपनिंग है जो प्रेजेंट होता है इसी वाले सरफेस पे। जब हार्ट डेवलप कर रहा था ना, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, फीटल डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये इसी इंटर एट्रियल सेप्टम के ऊपर ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम फोरामेन ओवेल बोलते हैं। फोरामेन ओवेल एम्ब्रियोज में एक्टिव रहता है, यहाँ पे ये एक होल जैसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ के बाद ये क्या होता है, ये क्लोज हो जाता है, और जैसे ये स्ट्रक्चर क्लोज होगा, नाउ दिस विल बी कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। सो फोसा ओवैलिस इज बेसिकली रेमिनेंट ऑफ फोरामेन ओवेल जो बिफोर बर्थ एक्टिव था, और ये प्रेजेंट था राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम की जो इंटर एट्रियल वॉल है उस पे प्रेजेंट था। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है ना, दिस प्लेस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक वाल्व। इस वाल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको हम ट्राइकस्पिड वाल्व क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके पास होते हैं 3 कप्स। इसका स्ट्रक्चर हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके पास 3 कप्स होते हैं, इसलिए हम इसको ट्राइकप्सिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें, दिस स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है मोस्ट इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट, एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड, द वेंट्रिकल, दिस वेंट्रिकल एंड दिस वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे जैसे इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस सेप्टम, दिस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लेफ्ट एट्रियम। अब जो लेफ्ट एट्रियम होगा, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड ऑफ द हार्ट, दिस पार्ट ऑफ द हार्ट, ये जो लेफ्ट एट्रियम होता है, दे विल रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। इसको पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लंग से ब्लड को रिसीव कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं। वेन्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेन्स जो होंगे दे विल ऑलवेज कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। वेन्स जो होंगे कैरी करते हैं ये ब्लड को, कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। और जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी जो होंगी उनका क्या होगा, ए फॉर आर्टरी एंड ए फॉर अवे। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आर्टरी जो होंगी दे विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। सो दिस इज अ कॉमन पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर फॉर एवर। सो लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आएगा लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम में, और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी ये यहाँ इस लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड एज दिस वाल्व इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व, और इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे इसको एवी वाल्व लिखा गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। इसका एक नाम और होता है मिट्रल वाल्व, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इसको हम मिट्रल वाल्व क्यों बोलते हैं। देन हियर कम्स द लेफ्ट वेंट्रिकल्स
लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होते हैं, यहाँ से ब्लड क्या होता है, ब्लड यहाँ से पास करेगा वाया द एओर्टास। सो ये सारा जो है, ये सारा स्ट्रक्चरल डिटेल है हमारा हार्ट का। इसी में हमें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस और करने हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग द वैल्व्स ऑफ द हार्ट, सबसे पहले जो दिमाग में हमारे बात आती है वो ये होती है कि वैल्व्स की जरूरत ही क्या है हार्ट को। सो बेसिकली हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि हार्ट जो है वो 4 चेम्बर्ड था। 4 चेम्बर्ड में हमारे पास यहाँ पे अगर हमारा ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। हमने बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वैल्व्स। जो इस तरफ वैल्व थी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हमने बोला कि ये ट्राइकस्पिड वैल्व्स हैं। ट्राइकैस्पिड हमने इसको इसलिए बोला बिकॉज ट्राइकैस्पिड है क्योंकि इनके अंदर ये जो है ये 3 कप्स प्रेजेंट हैं। ये आप देखो, ये 3 कप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइकवाइज अगर हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड देखें तो यहाँ पे इसको हम बाइकस्पिड बोल रहे हैं। बाइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 2 कप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर? ओके। जो वैल्व्स होते हैं उनका मेजर फंक्शन क्या होता है? इनका मेजर फंक्शन होता है दे विल परमिट द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, यानी कि यहाँ एट्रिया से वेंट्रिकल में तो ब्लड जाएगा लेकिन वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड फ्लो नहीं होगा। ये इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होने देंगे और इस डायरेक्शन वाले ब्लड फ्लो को ये ब्लॉक कर देते हैं। सो बेसिकली ये जो है ये क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज देखो यहाँ पे जब आता है ब्लड, क्योंकि एट्रिया जो है दैट विल ऑलवेज रिसीव द ब्लड। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जो वॉल्व्स जो होते हैं दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द प्रेशर विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ ब्लड। जैसे ही ब्लड एंटर करता है एट्रियम के अंदर तो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा ब्लड का प्रेशर। ब्लड का प्रेशर जैसे ही यहाँ पे इंक्रीज होगा ये वाल्व खुल जाएंगे नीचे की तरफ। ये जब नीचे की तरफ खुलते हैं तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा। लोअर जो हमारा चेम्बर है हार्ट का, लोअर चेम्बर ऑफ हार्ट मीन्स यहाँ पे वेंट्रिकल से है। अब जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में आएगा वाल्व ओपन होगा और पुश्ड ओपन होगा, क्योंकि ये फोर्स प्रेशर जो है ब्लड के आने की वजह से आ रहा है। जैसे ही प्रेशर आएगा दिस विल लीड टू ओपनिंग ऑफ द वाल्व और ब्लड विल एंटर इनटू द वेंट्रिकल, ठीक है। लेकिन वेंट्रिकल जो होता है, अब उसके अंदर जब ब्लड आएगा तो ये इसके प्रेशर की वजह से वाल्व क्लोज हो जाते हैं, इसीलिए ब्लड जो है यहाँ से वापस एट्रियम में नहीं जाता, वहां से वापस एट्रियम में नहीं जाता, वहां से ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेंट्रिकल के थ्रू ही पंप आउट होगा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है यहाँ से ब्लड जो होता है वो एओर्टा वाल्व में जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में। यहाँ से ब्लड जाएगा एओर्टिक वाल्व्स में। और जो राइट वेंट्रिकल होता है यहाँ से ब्लड जो होता है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजेगा लंग्स में सो दैट ये ऑक्सीजनेटेड हो जाए। तो वो सारा पाथवे हम डिस्कस करेंगे 1 by 1। अभी इस वाले पार्ट में हमारा मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि हमें ये वाल्व्स के बारे में डिस्कस करना है। अच्छा, जो ये एओर्टिक वाल्व्स होते हैं उनको हम सेमील्यूनर वाल्व भी बोलते हैं बिकॉज इनका जो कप साइज होता है वो बेसिकली हाफ मून की तरह दिखता है, इसलिए हम इनको बेसिकली बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी एओर्टिक वाल्व जितने भी होंगे, लाइकवाइज यहाँ पे देखो आप कोरोनरी आर्टरीज प्रेजेंट है, ओपनिंग टू कोरोनरी आर्टरीज यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, एओर्टिक वाल्व में किसके थ्रू ब्लड आएगा, इसके अंदर ब्लड आएगा वाया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी वाल्व है इसमें हमारा ब्लड आएगा वाया राइट वेंट्रिकल के थ्रू, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है। अभी मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया कि जो ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में खुलता है, इसलिए हम इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोलते हैं। सो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है दैट इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वाल्व और ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। इसको मिट्रल वाल्व क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट रिजेंबल्स द बिशॉप्स हेड गियर, जिसको हम मिटर भी बोलते हैं। तो ये जो है ये बिशॉप्स जो होते हैं उनके हेड गियर जैसा दिखता है, इसीलिए हम इसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं। ये जो वाल्व आप देख रहे हो ये उल्टा बना हुआ है, इसको आपने इस डायग्राम को अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ घुमा दोगे तो ये आपका बेसिकली सेम बन जाएगा जैसा हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये जो है यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये अप साइड यानी ये एट्रिया वाला पार्ट है, एट्रियम वाला पार्ट है, और ये जो है ये हमारा वेंट्रिकल वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये हमने इसको बेसिकली अपसाइड डाउन कर दिया है जस्ट टू शो द रिजेम्बलेंस इन बिटवीन दिस टू। सो यहाँ पे आप देखो ये कितना ज्यादा इसके सिमिलर दिख रहा है ना। तो ये ऐसा दिखता है इसके वजह से इसका नाम मिट्रल वाल्व पड़ा। बेसिकली द हेड गियर ऑफ द बिशॉप्स लुक्स लाइक दिस वाल्व, और ये जो है इसीलिए इसको, क्योंकि ये जो इनकी हेड गियर है इसको बेसिकली मिटर बोलते हैं, इसीलिए हम इसको
मिट्रल वाल्व बोलते हैं। सो दिस इज द रिजेम्बलेंस इन बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। तो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट जो है वो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। और अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हार्ट के थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी किस साइड ऑफ हार्ट में या हार्ट चेम्बर में ब्लड कहाँ से आएगा और फिर वो पंप आउट होकर के कहाँ तक जाएगा। सो दैट विल बी डिस्कस्ड इन आवर अपकमिंग वीडियोस। टिल देन अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरी है, प्लीज उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करो। और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज पल्मोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ये जो डायग्राम आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स बेसिकली द हार्ट। इसी डायग्राम की हेल्प से हम लोग डिस्कस करेंगे कि हार्ट में पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है। से फॉर एग्जांपल दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स हार्ट। सो दिस विल बी लेफ्ट एट्रियम and this will be left ventricle. Likewise, this will be right atrium and this will be right ventricle. So let's begin with this video and understand कि ये कैसे हार्ट में सारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो होता है, और हम सिस्टमिक सर्कुलेशन किसको बोलते हैं और पल्मोनरी सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें जब भी मैं रेड कलर के एरो की बात कर रही हूँ, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये मैं साइड में यहाँ पे कहीं लिख देती हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रेड एरो की बात कर रही हूं तो दैट विल ऑलवेज शो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेयर एज द ब्लू एरो दैट विल शो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे हमें। अब हियर कम्स अ पॉइंट कि ये सर्कुलेशन कहाँ से किस तरफ और कैसे कैसे होगा। बेसिकली देखो, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिकॉज दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या है, जहां पर भी मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखूंगी वहां पे मैं OB लिख दूंगी, और जहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पे मैं DB लिख दूंगी। ठीक है, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो ये देखो, ये वाला जो ब्लड है ये क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये जैसे ही आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में आते ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किसके थ्रू आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। दिस वेन विल बी कॉल्ड एज पल्मोनरी वेन। इसको हम पल्मोनरी वेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लंग्स के थ्रू आ रहा है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, इसलिए हम इसको पल्मोनरी वेन बोलेंगे। अच्छा, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। जो बेसिक आर्टरी और वेन में डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जितनी भी आर्टरी होती हैं वो क्या करती हैं, वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेकर जाती है। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट जो भी कुछ लेकर जाएंगे वो आर्टरीज होंगी, और जो टुवर्ड्स द हार्ट लेकर आएंगी वो वेन्स होंगी। तो ये तो फीचर चलो यहाँ पे भी कॉमन है, लेकिन आर्टरीज जो होती हैं वो मेजरली क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। ठीक है, और जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये पल्मोनरी वेन है और फिर भी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रहा है। दिस इज द एक्सेप्शन कि पल्मोनरी वेन ही एक ऐसा वेन होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अदरवाइज जितनी भी वेन्स होंगी दे विल ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जैसा कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया। क्लियर। सो आप देखो, जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वाया पल्मोनरी वेन, ये कहाँ से लेकर आ रहा है ब्लड को ये ला रहा है लंग्स में से। तो लंग्स में से जैसे ही पल्मोनरी वेन ब्लड लेकर आएगा दैट विल बी ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि लंग्स का काम क्या होता है, वहां पे ऑक्सीजनेशन करना। तो वो ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है, ये सीधा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ब्लड जो है ये कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और यहाँ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट रहता है, दैट वी ऑल नो, दैट इज कॉल्ड एज बाइकस्पिड valve।
सो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वाल्व, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वाल्व। ठीक है, मिट्रल वाल्व के प्रेजेंस में यानी कि जैसे ही लेफ्ट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा मिट्रल वाल्व खुल जाएगा और उसके खुलने की वजह से ब्लड विल फ्लो टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। अब जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे भी आप देखो ये रेड एरो में ही जा रहा है, तो यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ये अभी भी ब्लड क्या है हमारा ऑक्सीजनेटेड है, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किस तरफ, एओर्टिक वाल्व के थ्रू होता हुआ, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में एक एओर्टिक वाल्व होता है, दिस इज कॉल्ड एज एओर्टिक वाल्व, इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वाल्व। ये जो एओर्टिक वाल्व है इसके थ्रू यहां से ब्लड कहां जाएगा, यहां से ब्लड जाएगा इन द एओर्टा, यहां से ब्लड जाएगा एओर्टा में प्लस सिस्टेमिक आर्टरीज में, क्योंकि हमने क्या बोला आर्टरीज का काम क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना, तो यहाँ पे ये एओर्टा में प्लस सिस्टेमिक आर्टरीज में जाएगा। सिस्टेमिक टर्म का मतलब जब भी आएगा इसका मतलब है कि ये बॉडी से रिलेटेड है, यानी ये सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू होता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टेमिक आर्टरीज और एओर्टा के थ्रू होता हुआ जाएगा कहाँ पे, बॉडी में। अब ये बॉडी में तो जाएगा बट ये लंग्स में नहीं पहुंचाएगा, ये बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेकिन एक्सेप्ट फॉर द लंग्स। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेप्ट लंग्स, तो लंग्स को छोड़ करके सभी जगह पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो यहां से यहां तक दैट मूवमेंट, क्योंकि ये हार्ट जो है ये बेसिकली लेफ्ट साइड ऑफ द पंप जो है, दिस लेफ्ट साइड ऑफ द पंप, क्योंकि इसके पंपिंग की वजह से ये ब्लड कहां से कहां मूव हो रहा है, ये सिस्टेमिक पार्ट में जा रहा है। दिस वी ऑल नो दैट सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा यानी कि ये बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड कलेक्ट करेगा और इंफीरियर वेना केवा यानी कि ये बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड को कलेक्ट करेगा। ये दोनों वेना केवा की प्रेजेंस में ब्लड क्या होगा, ये पहुंचेगा हमारा राइट एट्रियम तक। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो ब्लड का कलर क्या हो गया, ब्लड का कलर हो गया ब्लू। ये जो ब्लू है दैट डजंट मीन कि ब्लड नीला हो जाता है, बेसिकली ब्लड का कलर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रेड हो जाता है, यहाँ पे ब्लड का कलर ब्लू नहीं हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये हम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बना रहे हैं सो दैट आपको याद रखना इजी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो ब्लड जो है वो बॉडी से जब जाएगा राइट एट्रियम में तो ये क्या हो जाएगा, ये ब्लड यहाँ पे हो चुका होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्यों, क्योंकि जैसे ही बॉडी में ब्लड जाएगा वहां पे क्या होगा, ये जितना भी ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड था ये ऑक्सीजन जो होगा वो बॉडी के सभी सेल्स और टिश्यू तक पहुंचाएगा और वहां से वो क्या अनलोड करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होगा इनसाइड द ब्लड और दैट विल बी passed via superior vena cava and inferior vena cava towards the right atrium. So movement of blood from left ventricle towards the right atrium, यहाँ से अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, not this one, blood का movement starting from the left ventricle towards the right atrium, इसको हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, बिकॉज इस साइड के हार्ट के पंप होने की वजह से ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे ब्लड पंप हुआ, बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू आया, यहाँ पे फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, यहाँ से ये एओर्टिक वाल्व के थ्रू होता हुआ एओर्टा में गया, एओर्टा में जाने के बाद ये ब्लड कहाँ पहुंचा, बॉडी में एक्सेप्ट फॉर द लंग्स, और वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये वापस जाता है राइट एट्रियम में। सो दिस पर्टिकुलर सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें हमने क्या डिस्कस किया, ब्लड कहां से कहां फ्लो कर रहा है, फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी एंड देन अगेन टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो सर्कुलेशन है दैट इज बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन, वो क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। अब जो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन होगा इसमें आप देखो ब्लड आ चुका है कहाँ पे, राइट एट्रियम तक। राइट एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड विल मूव फ्रॉम द राइट एट्रियम टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल एंड यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये हम लोगों ने पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है, जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स के बारे में। तो यहाँ पे आप
देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जब जाता है दैट विल मूव वाया ट्राइकस्पिड वाल्व्स। अब ये ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ जब ये राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट। अब जब राइट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो जो ब्लड में प्रेशर इंक्रीज होगा उसकी वजह से ब्लड विल मूव टुवर्ड्स द पल्मोनरी आर्टरी। अब यहाँ पे देखो जैसे पल्मोनरी वेन एक अपने आप में एक एक्सेप्शन है ना कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, अदरवाइज वेन्स जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, अदरवाइज आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अदरवाइज आर्टरीज जो होंगी वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी ऑन द कॉन्ट्ररी दिस विल ऑल्सो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं और इसी वजह से ये भी एक एक्सेप्शन है। तो यानी आर्टरी और वेन्स में और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। इसको हम पल्मोनरी आर्टरी इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दिस इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द लंग, क्योंकि पल्मो टर्म्स जो होता है वो लंग के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो पल्मोनरी आर्टरी विल डू व्हाट, दे विल कैरी दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, अब ऑब्वियस है यहाँ पे देखो जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उससे जब एओर्टा में गया तो यहाँ पे एक एओर्टिक वाल्व प्रेजेंट था, राइट। वैसे ही अब राइट वेंट्रिकल से इसको पल्मोनरी आर्टरी में जाना है, यहाँ पे भी कोई वाल्व तो चाहिए ना, तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है उस वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व। दिस इज वेरी सिंपल। आप देखो पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है इसलिए पल्मोनरी वाल्व, यहाँ पे ये एओर्टा में जा रहा था इसलिए एओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो ये यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व जो है ये रेगुलेट करता है। एक्चुअली वाल्व्स का जो काम होता है वो यही होता है कि वो बैक फ्लो को रेजिस्ट करते हैं, बैक फ्लो होने नहीं देते, ब्लड एक डायरेक्शन में ही मूव करे, दे विल मेक श्योर कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में मूव करे, वो बैक फ्लो ना करे। तो यहाँ पे देखो अब आप ब्लड जो है ये राइट वेंट्रिकल से पंप होकर के वाया पल्मोनरी वाल्व जब ये ट्रैवल करेगा टू द पल्मोनरी आर्टरी दैट विल गो टुवर्ड्स द लंग। जब तक लंग की तरफ तक ब्लड गया है तब तक ब्लड क्या है, ब्लू कलर का हमने बनाया है, दैट मीन्स यहाँ तक ये ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। जैसे ही लंग के अंदर मूव करेगा ब्लड, वहां पे एल्वियोलाई होते हैं दैट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है वहां पे जाके ब्लड क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू वहां पे ऑक्सीजन आ रहा है। तो वहां पे जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो वो CO2 को अनलोड कर देंगे, CO2 बॉडी से बाहर चला जाता है वाया एक्सपिरेशन, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है जो ऑक्सीजन दैट विल बी लोडेड इनसाइड द ब्लड, और ब्लड क्या बन जाएगा अब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ पे ये ब्लड जो है ये OB बन गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया, और यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचाया जाता है। सो दिस मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल एंड देन अगेन टुवर्ड्स द लंग एंड देन फ्रॉम द लंग टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज कॉल्ड एज बेसिकली पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये लंग्स को इसमें इन्वॉल्व करता है, और जब भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन की हम बात करते हैं दैट मीन्स इट इज इन्वॉल्विंग बॉडी। ठीक है, सो इसीलिए दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ब्लड from the heart towards the body and then from the body towards the heart and again towards the lungs and then again towards the heart, this पूरा प्रोसेस इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्कुलेशन जब एक बार होता है दिस विल बी कॉल्ड अ सिंगल साइकिल। तो हम कार्डियक साइकिल और बाकी सारी चीजें अपनी अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो बड़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और आपको लगता है कि आपको कोई पार्ट नहीं समझ में आया है, you can always write your question in the comment box and I will definitely try to solve them out. आज हम लोग बात करेंगे कार्डियक कंडक्शन सिस्टम के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हार्ट फंक्शन करता है, किस तरीके के उसमें चेम्बर्स होते हैं और वो किस तरीके से पंप करता है, किस तरह के वाल्व्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हार्ट का जो ये कंडक्शन सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। We all know that हार्ट किससे बना हुआ है,
कार्डियक मसल्स से, right? And heart is composed of basically specialized network of cardiac muscle fibers. Different type के muscle fibers भी होंगे क्योंकि muscle है तो इसमें यहाँ पे muscle fibers भी होते हैं जो specialized होते हैं, और जो ये specialized muscle fibers होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोरिदमिक फाइबर्स। इस नाम का अपने आप में एक मतलब है, और इसको ऑटोरिदमिक फाइबर हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज दीज फाइबर्स आर सेल्फ एक्साइटेबल। इन फाइबर्स को किसी और एक्साइटेशन सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही एक्साइट हो जाते हैं। इसी वजह से हम इनको ऑटोरिदमिक फाइबर्स बोलते हैं। और ये जो ऑटोरिदमिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द हार्ट, दे विल डू व्हाट? दे विल जनरेट एक्शन पोटेंशियल्स। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे और उस वजह से क्या होगा? दैट विल ट्रिगर हार्ट कंट्रैक्शन। तो हार्ट में चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल हो, राइट वेंट्रिकल हो, लेफ्ट ऑरिकल हो, राइट ऑरिकल हो, सभी में क्या होता है? कंट्रैक्शन किनकी वजह से होगा? ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स के थ्रू कंडक्ट किए हुए एक्शन पोटेंशियल की वजह से। सो नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि ये ऑटोरिदमिक फाइबर्स या जो ये कंट्रैक्शन प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जो कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट का वो क्या कोऑर्डिनेट करता है? दे विल कोऑर्डिनेट कि ये जो हार्ट का कंट्रैक्शन है वो कोऑर्डिनेटेड मैनर में हो। ऐसा ना हो कि पहले एक बार लेफ्ट एट्रियम कंट्रैक्ट कर गया फिर राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर गया। ऑब्वियसली वी ऑल नो लेफ्ट एट्रियम के कंट्रैक्शन के बाद फिर लेफ्ट वेंट्रिकल का कंट्रैक्ट होना जरूरी है, राइट? तो ये जो कंट्रैक्शन का रिदम है या जो ये कंडक्शन का सिस्टम है, ये इसको कौन कंडक्ट करता है? बेसिकली कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, और उससे ही रिलेटेड होते हैं ये सारे ऑटोरिदमिक मसल फाइबर्स या ऑटोरिदमिक कार्डियक फाइबर्स। So let's begin one by one with all those details जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। So अब हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, राइट? कि कौन कौन से कंपोनेंट्स मिल करके कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं। तो इसका सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज SA नोड। ये जो नोड है दिस इज कॉल्ड एज SA नोड। फिर ये वाला जो नोड है दिस नोड इज कॉल्ड एज AV नोड। हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इनके बारे में। SA नोड, देन AV नोड। फिर आते हैं बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस क्या है? ये जो फाइबर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं दीज आर बेसिकली बंडल ऑफ हिस। तो ये जैसे राइट बंडल ऑफ हिस हो जाएगा, ये लेफ्ट बंडल ऑफ हिस हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक कॉमन ही लिखा हुआ है तो इसको हम बेसिकली बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, ठीक है, HIS। और फिर नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट, यानी ये 4 चीजों से बना हुआ है। एंड द लास्ट थिंग इज पुरकिंजे फाइबर्स। दीज स्मॉल फाइबर्स जो यहाँ पे भी है, इधर भी है, इस तरफ भी आ रहा है, दीज स्मॉल फाइबर्स आर कॉल्ड एज पुरकिंजे फाइबर्स। सो ये जो 4 चीजें हैं, इन चारों चीजों से मिलकर के बनता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब ये कैसे फंक्शन करते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो इसी से रिलेटेड सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं SA नोड के बारे में। इस SA नोड को हम और क्या बोलते हैं? SA नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइनोएट्रियल नोड। तो ये SA नोड जो होते हैं साइनोएट्रियल नोड भी बोला जाता है इनको, और इनको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं हम, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लाइक अगर उनको क्वेश्चन पूछना है कि आप ऐसे नोड के बारे में लिखो तो दे कैन आस्क यू इनडायरेक्टली बाय सेइंग दैट एक्सप्लेन पेस मेकर ऑफ हार्ट, देन इट मींस यू नीड टू एक्सप्लेन ऐसे नोड ओनली। तो ये जो ऐसे नोड है या पेस मेकर ऑफ हार्ट है, ये आप इस डायग्राम में ही देखो, इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है राइट एट्रियल वॉल। तो ये जो ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं दीज विल बी प्रेजेंट इन द राइट एट्रियल वॉल रीजन ऑफ द हार्ट। तो ये यहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो ऐसे नोड में यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, क्योंकि यहीं से इनिशिएट होता है हार्ट के एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन और कंडक्शन सिस्टम का इनिशिएशन। तो ये यहाँ पे जब ऐसे नोड में यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा दैट विल ट्रेवल टुवर्ड्स बोथ द एट्रिया, दैट इज लेफ्ट एट्रिया एज वेल एज द राइट एट्रिया, and it will travel that action potential that will travel both the atria via gap junctions. Gap junctions, I hope all of you know कि gap junctions क्या होते हैं। बेसिकली ये स्मॉल सेल कम्युनिकेशन के लिए जंक्शंस बने हुए होते हैं बॉडी के अंदर। हर जगह जहां भी बॉडी को नीड होती है वहां पे ये जैसे कभी गैप जंक्शंस इन्होंने यूज करना है, कभी टाइट जंक्शंस यूज करना है, तो ये बेसिकली सेल टू सेल कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, एट्रियाज जो होंगे वो
कंट्रैक्ट करेंगे. कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया विल बी कॉज्ड बाय दिस एक्शन पोटेंशियल. कंट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, क्लियर? एट्रिया का कंट्रैक्शन हो गया. अब इसके बाद क्या होगा? द एसए नोड जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दैट इज 70 to 75 एक्शन पोटेंशियल पर मिनट. हर मिनट में जो एसए नोड होता है दैट विल जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी कि 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड बाय our SA node, and it is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity of the heart. क्योंकि ये एक्शन पोटेंशियल रहेगा तभी हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो इसीलिए ये एक रिदमिक 70 से 75 बार दिल का धड़कना जो होता है वो मेंटेन रहता है. ठीक है, हर एक मिनट में एक एवरेज ह्यूमन बीइंग का 72 बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है. ठीक है, नॉर्मली जो बीट करता है. तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिकली पेस मेकर, क्योंकि ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है, इतना ही वो हर मिनट में कॉन्ट्रैक्ट करता है. इसी वजह से हम इसको पेस मेकर बोलते हैं, क्योंकि उतने ही एक्शन पोटेंशियल्स जनरेट कर रहा है. क्लियर? अगर अब मान लीजिए कि ऐसे नोड से फॉर एग्जांपल खराब हो गया, तो एवी नोड टेक्स द चार्ज. ठीक है, दिस इज एवी नोड. एवी नोड किसको बोलते हैं हम? एवी नोड का फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. एवी नोड जो होगा ये क्या करेगा? जब ऐसे नोड अपना फंक्शन जो है ढंग से अगर परफॉर्म नहीं कर पाता है तो एवी नोड विल टेक द चार्ज. एवी नोड जैसे ही चार्ज टेकअप करेगा, इसमें क्या होता है, इम्पल्स की स्पीड यहाँ पे कितनी थी? 70 से 75 थी. लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एवी नोड चार्ज लेता है तो उससे क्या होता है, हार्ट की जो इम्पल्स की बीट होती है या स्पीड होती है दैट विल कम टू 40 to 60 बीट्स पर मिनट. यहाँ पे कितनी थी? 70 to 75 बीट्स पर मिनट. एंड दैट्स वाई हमारा हार्ट, एवरेज ह्यूमन का हार्ट जो होता है वो 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है. और यहाँ पे ऐसे नोड की एब्सेंस में या उसके किसी तरह के प्रॉब्लम के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 40 to 60 बीट्स पर मिनट एवी नोड जो है वो इम्पल्स क्रिएट कर सकता है. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे हम क्या ऐड कर सकते हैं? आर्टिफिशियल पेस मेकर. आर्टिफिशियल पेस मेकर. आर्टिफिशियल पेस मेकर्स जो होंगे इनका क्या फंक्शन होता है? इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये हार्ट को एक जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो प्रोवाइड कर सके ताकि हार्ट नॉर्मली बीट करे. राइट? अच्छा, अब तो ये बात हो गई कि एसए नोड और एवी नोड करते क्या है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एसए नोड और एवी नोड के थ्रू जो कंडक्शन सिस्टम, ये जो इम्पल्स क्रिएट हो रहा है वो फिर ट्रांसफर कहाँ पे होगा या किस साइड ट्रेवल करेगा. तो बेसिकली होता क्या है, एसए नोड से ट्रांसफर हुआ जो भी इम्पल्स है वो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में आया वाया द गैप जंक्शंस. उसके बाद फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एवी नोड. ये नोड से, ऐसे नोड से ट्रैवल करके इम्पल्स पहुंचता है एवी नोड तक. एवी नोड से फिर इम्पल्स विल स्टार्ट ट्रैवलिंग इन दिस वे, जो ये मैंने येलो लाइंस में ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे, दैट यू कैन सी. और यहाँ से इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस. तो ये जो बंडल ऑफ हिस है इसको एक और चीज बोलते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है. बंडल ऑफ हिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स. ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है, दिस इज द ओनली प्लेस जहां पे क्या होता है, दिस इज द ओनली प्लेस या ओनली साइट वेयर एक्शन पोटेंशियल कैन मूव फ्रॉम द एट्रिया टुवर्ड्स द वेंट्रिकल. तो ये जो बंडल ऑफ हिस है इसकी ही प्रेजेंस में या इसी फाइबर के थ्रू जो हमारा कार्डियक इम्पल्स होता है वो हमारा एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंचता है. ठीक है, एंड इंटरवेंट्रिकुल एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन द वेंट्रिकल्स, यानी कि ये जो इन बिटवीन द वेंट्रिकल्स एक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होगा. ये सब हमने डिस्कस किया हुआ है अपनी पिछली वीडियोस में. तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस. अगर लेफ्ट साइड की वॉल के साथ है तो लेफ्ट बंडल ऑफ हिस, राइट साइड की वॉल के साथ है तो इट बिकम्स द राइट बंडल ऑफ हिस. क्लियर? उसके बाद क्या होगा, अब ये जो इम्पल्स जनरेट हुआ था ऐसे नोड में वो एवी नोड तक आया, एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिस तक आया. नाउ नेक्स्ट थिंग इज पुरकिंजे फाइबर्स. तो ये पुरकिंजे फाइबर्स की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा ये जो इम्पल्स क्रिएट हुआ था या एक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था. तो पुरकिंजे फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, दीज आर स्मॉल टर्मिनल फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम मसल्स. तो ये जो है ये यहाँ से शुरू होते हैं, बंडल ऑफ हिस से यहाँ से ये डिवाइड होना शुरू होंगे दोनों साइड पे और ये पूरे मायोकार्डियल वॉल के पास लगे हुए होंगे. और उसकी प्रेजेंस की वजह से ही क्या होगा, पुरकिंजे फाइबर्स की प्रेजेंस की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो रैपिडली कंडक्ट होगा. पुरकिंजे फाइबर्स की वजह से बंडल ऑफ हिस से होता हुआ जो एक्शन पोटेंशियल है वो टुवर्ड्स द एपेक्स ऑफ हार्ट मूव करेगा एंड देन अपवर्ड साइड ऑफ द हार्ट. जो भी वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम वाले मसल्स है वहां तक अगर हमें एक्शन पोटेंशियल को पहुंचाना है तो उसके लिए वी नीड दीज पुरकिंजे फाइबर्स. सो दिस इज
ऑल अबाउट द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर रही होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एक नए सब टॉपिक के बारे में, दैट इज हार्ट बीट। दैट हार्ट कैसे बीट करता है और क्या उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इंट्रिंसिक कंट्रोल एंड एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट क्या होता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, हार्ट बीट होता क्या है? तो बेसिकली जो स्पॉन्टेनियस एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है हार्ट का टू पंप आउट एंड रिसीव द ब्लड टू एंड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली ये एक स्पॉन्टेनियस प्लस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें हार्ट का, और रिलैक्सेशन भी होता है। तो ये हमें पता है कि एक बार में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बाद वो रिलैक्स करेंगे ही नहीं। तो बेसिकली यहाँ पे हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन दोनों का प्रोसेस, जिसमें कि ब्लड फ्रॉम द बॉडी टुवर्ड्स द राइट एट्रियम एंड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टुवर्ड्स द बॉडी जाती है। तो इसी को बेसिकली हम, इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जिसमें रिदमिक ये सारा चल रहा होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं हार्ट बीट। तो जब हार्ट बीट करता है, पहले ये लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, पहले ये दोनों कंट्रैक्ट करेंगे। तो जब भी हार्ट बीट करेगा तो सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट। एट्रियम वो चाहे लेफ्ट हो या फिर राइट हो, दे विल डू व्हाट? दे विल कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ओके, उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है? वेंट्रिकल्स। तो सेकेंड प्रोसेस विल बी, जो ये वेंट्रिकल्स हैं वो भी लेफ्ट प्लस राइट, ये भी क्या करेंगे? ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो हार्ट बीट है दैट इज कंपोज्ड ऑफ एट्रियम प्लस वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन 1 by 1। ठीक है, सो जिसमें ये सारा प्रोसेस होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा? ये सारा का सारा जो चेम्बर है वो क्या करेगा? फिर इनको रिलैक्स भी तो करना पड़ेगा, ये इसी कॉन्ट्रैक्ट पोजिशन में तो रहेंगे नहीं। तो उसके बाद आता है इनका रिलैक्सेशन प्रोसेस। ठीक है, सो हार्ट जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और बीट करता है अराउंड, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था 72 टाइम्स। हमने डिस्कस किया था कि 72 टाइम्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में हार्ट 72 टाइम्स क्या कर रहा था? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, यानी कि बीट करता है। ठीक है, एंड हर एक हार्ट बीट जो होता है, ईच हार्ट बीट विल लास्ट फॉर अबाउट 0.8 सेकेंड्स। या बेसिकली 0.8 सेकेंड्स क्यों माना जाता है? क्योंकि ये जो 72 टाइम्स है ना, ये जब कैलकुलेशन के लिए हम लेते हैं तो इसको ऑन एन एवरेज हम 75 टाइम्स लिख लेते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए हम इसको इतना लिखते हैं। तो क्या होता है, 75 टाइम्स कितनी देर में हो रहा है? ये 1 मिनट में। यानी अगर मैं ये डिवाइड करके देखूं तो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 75 जब आप करते हो ना, तो ये 0.8 सेकेंड्स आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ईच हार्ट बीट लास्ट अबाउट 0.8 सेकेंड्स। ठीक है, आपको ये क्लियर हो गया कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया 0.8 सेकेंड का। नाउ हियर द क्वेश्चन इज कि अभी ये जो लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल है, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करते हैं? ये एग्जैक्टली सेम चीज हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो अब हम लोग बात करेंगे इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट के बारे में, यानी इंटरनली हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है। सो दिस इज अ क्वेश्चन कि इंटरनली हार्ट बीट को रेगुलेट कौन करेगा। तो बच्चों, अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बड़े अच्छे से डिस्कस किया था एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हेज एंड पुर्किंजे फाइबर्स के बारे में। वहां पे ही हमने डिस्कस किया था कि ऑटो रिदमिक फाइबर्स होते हैं हार्ट के अंदर, जो क्या करते हैं, जो ऐसे नोड को इनिशिएट करते हैं टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जो फिर ट्रैवल करता है थ्रू द गैप जंक्शंस टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम, राइट। और फिर उसके बाद जब ये हार्ट में यहाँ से जब शुरू होता है ऐसे नोड से ये सारा हार्ट का इनिशिएशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ये यहाँ से जब इस तरफ भी ट्रैवल करेगा और फिर नीचे की तरफ भी, यहाँ पर जो फिर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एवी नोड, ये ऐसे नोड था, फिर यहाँ पे था एवी नोड, और ये एवी नोड क्या करता है, ये वेंट्रिकुलर कंडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली। तो ये जब
जब कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं उसके बाद हार्ट के पास एक छोटा सा टाइम गैप होता है और वहां से उसके बाद क्या होता है, यही सेम जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट हुआ था वो यहाँ से आता है, बंडल ऑफ हिस बोलते थे इसको हम, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस। तो ये बंडल ऑफ हिस के थ्रू कहाँ पहुंचता है, पुरकिंजे फाइबर्स में, जो अपवर्ड तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते थे, राइट। ये सारा हमने डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। एंड दीज पुरकिंजे फाइबर प्लस बंडल ऑफ हिस आर मेनली इंपॉर्टेंट फॉर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ छोटे से पॉइंट्स और डिस्कस करेंगे, और वो ये है कि ह्यूमन का हार्ट जो होता है, हमने बोला कि ऑटो रिदमिक हार्ट है, यानी ये खुद ही रिदम करते रहता है। इसीलिए हम बेसिकली ह्यूमन हार्ट को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन योर एग्जामिनेशन। बहुत बार पूछा जाता है ये इस टाइप का क्वेश्चन। ये जो मायोजेनिक हार्ट होते हैं इनको हम ऐसा इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस टाइप ऑफ हार्ट डज नॉट रिक्वायर आउटसाइड स्टिमुलेशन, यानी इनको बाहर से स्टिमुलेशन की जरूरत ही नहीं है। जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल होता है वो इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम के थ्रू होता है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। दैट इज एसए नोड, एवी नोड वगैरह मिलकर के जो कंट्रैक्शन करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इंट्रिंसिक रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, एसए नोड ने क्या किया, एसए नोड ने इनिशिएट किया हार्ट बीट, जो फिर क्या हुआ, ऑटोमेटिकली पहुंच गया राइट और लेफ्ट एट्रियम में, और वहां से फिर ये एवी नोड तक पहुंचा, वहां से बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर के थ्रू ये वेंट्रिकल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो बेसिकली देखो, जो ये एसए नोड होता है, दिस विल इनिशिएट द हार्ट बीट एंड ऑटोमेटिकली ये सेंड करेगा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल हर 0.8 सेकंड्स पे। इसीलिए हम लोगों ने लिखा कि कार्डियक आउटपुट जो होता है वो वहां पे हमें, या हार्ट बीट जो होता है वो 0.8 सेकंड के लिए लास्ट करती है। ये 0.8 सेकंड वाला पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अभी हम लोग जब ईसीजी डिस्कस करेंगे या हम कार्डियक साइकिल डिस्कस करेंगे, वहां पे भी हमें ये सारा कुछ डिस्कस करना है कि व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एट 0.8 सेकंड्स, और इसी के अंदर सारा आपका कैलकुलेशन छुपा हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो 0.8 सेकंड में, हर 0.8 सेकंड में कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है हार्ट के थ्रू, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से पहले एट्रियम्स जो हैं वो कंट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब ये इंपल्स एवी नोड तक पहुंचता है तो वहां पे एक बड़ा छोटा सा डिले होता है, दैट अलाउज द एट्रिया टू फिनिश देयर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि एकदम से एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन खत्म होते ही वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट नहीं होता। वहां पे बेसिकली हो ही यही रहा होता है कि एट्रियम्स जो होते हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को फिनिश करने के लिए एक छोटा सा टाइम लैग होता है जो एट्रियम्स को मिलता है, सो दैट दे कैन फिनिश देयर कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस। फिर होता है कि ये सारा जो सिग्नल है वो एवी नोड तक पहुंचता है, और एवी नोड तक पहुंचने के बाद फिर वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो अपना कॉन्ट्रैक्शन शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स, राइट। ओके, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द इंट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट, जो कि आप ऑलरेडी जानते थे। मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश अप किया है सो दैट आप इसको जब एग्जाम में लिखने बैठे तो यू विल हैव फ्यू पॉइंट्स सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज extrinsic control of heartbeat. So now let's talk about extrinsic control of heartbeat. तो हार्ट जो होता है वो एक पर्टिकुलर रिदम में इसलिए बीट करता है क्योंकि वहां पे ऐसे नोड प्रेजेंट होते हैं जो कि ऑटो रिदमिक फाइबर्स के बने हुए होते हैं, इसलिए दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट, राइट। सो जो ये हार्ट है वो बिसाइड्स द इंट्रिंसिक कंट्रोल, इसको एक्सट्रिंसिक कंट्रोल भी मिलता है। ठीक है, सो अभी जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली ऑल अबाउट द एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्टबीट। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्टबीट जो होता है वो दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय टू थिंग्स। पहला जो होता है दैट इज नर्वस रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन प्लस जो सेकंड पॉइंट होता है दैट इज हार्मोनल रेगुलेशन। तो नर्वस रेगुलेशन हम इस पहले डिस्कस करते हैं। सो द सेंटर ऑफ हार्टबीट रेगुलेशन इज प्रेजेंट इन मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ये हम सबको पता है कि जो ये हार्टबीट रेगुलेशन का सेंटर होता है दैट इज बेसिकली प्रेजेंट एट द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रीजन ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूरल सिग्नल्स होते हैं दे कैन ट्रैवल थ्रू द सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स। सो बेसिकली मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से जो भी सिग्नल रिलीज होता है, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है हार्ट का, तो इसके लिए यहाँ से जो भी सिग्नल रिलीज होगा या तो वो सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू आएगा या फिर वो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू आएगा। अब ये जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है वहां से जो ये सिंपैथेटिक नर्व्स और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के पास सिग्नल जा रहा है, ये दोनों कंपोनेंट किसके हैं? ये दोनों कंपोनेंट होते हैं ऑटोनॉमिक
नर्वस सिस्टम के। सो बेसिकली ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। सो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू या सिंपैथेटिक नर्व के थ्रू अगर कोई सिग्नल पास हो रहा है तो दे कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। वेयर एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिग्नल जो होते हैं वो क्या करते हैं? दे डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। अब जैसे ही सिंपैथेटिक नर्व्स की वजह से हार्ट बीट का रेट इंक्रीज होगा, उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा और इसीलिए कार्डिक आउटपुट जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। कार्डिक आउटपुट के बारे में हम लोग अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले हम ईसीजी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद विल टॉक अबाउट कार्डिक आउटपुट। हमने अभी क्या डिस्कस किया कि अगर ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट का रेट तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। आप खुद सोचो, जो वेंट्रिकल्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर इंक्रीज होगा तो कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कार्डिक आउटपुट भी तो इंक्रीज होगा ना। तो ये दोनों प्रोसेस जो होता है, अगर इसमें भी फोर्सफुल कंडक्शन हो रहा है तो दैट मीन्स कि कार्डिक आउटपुट यानी टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो हार्ट से हर कार्डिक आउटपुट में बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कार्डिक आउटपुट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी के बारे में बात करेंगे हम, और उसकी अगली वीडियो में विल डिस्कस अबाउट द कार्डिक आउटपुट। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू जो सिग्नल्स आ रहे हैं, अगर इसकी वजह से रेट ऑफ हार्ट बीट अगर डिक्रीज हुई है तो इट मींस कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी डिक्रीज हुआ है ना, क्योंकि हार्ट बीट का रेट कम हो गया। तो इसी वजह से कार्डिक आउटपुट जो होगा, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इतना फास्ट नहीं होगा, तो एट द एंड वी कैन से कि कार्डिक आउटपुट जो होता है वो भी यहाँ पे क्या होता है? वो भी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द नर्वस रेगुलेशन ऑफ extrinsic control of heartbeat. Right, now we have to discuss the hormonal regulation by which the heartbeat can be controlled. So now let's talk about the hormonal regulation. ठीक है, hormonal regulation कैसे होता है उसके बारे में अब जरा डिस्कस कर लेते हैं। hormonal regulation में कौन कौन से टाइप की चीजें प्रेजेंट होंगी वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। So basically जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है that is secreted by thyroid gland. We all know that we have thyroid glands. तो thyroid gland जो होगा उसमें से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एक हार्मोन होता है दैट इज कॉल्ड एज थायरोक्सिन। दिस हार्मोन विल इंक्रीज द हार्ट बीट बाय डूइंग व्हाट? ये डायरेक्टली हार्ट बीट को नहीं इंक्रीज करता है, देयर इज अनदर रूट बाय विच दिस हार्ट बीट विल बी इंक्रीज्ड। और वो अनदर रूट क्या है? ये जो हार्मोन है थायरोक्सिन, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है अगर वो इंक्रीज होगा तो उससे क्या होगा? ऑक्सीजन का जो डिमांड होता है वो इंक्रीज हो जाता है बॉडी में। बेसल मेटाबॉलिक रेट के इंक्रीज होते ही ऑक्सीजन का डिमांड इंक्रीज होगा और इसी वजह से क्या होता है? हार्ट बीट जो होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद एक और हार्मोन आता है, उसका नाम होता है एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। हमें क्या पता है? हमारे पास एक और ग्लैंड है जिसका नाम होता है एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होगा उसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दीज आर कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, जो क्या करते हैं? ये भी हार्ट बीट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ये दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो सिक्रीट कहां से होते हैं? एड्रिनल के मेडुला पार्ट से। एपिनेफ्रिन जो होता है ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, और ये इंक्रीज कब करता है? जब बॉडी को लगता है कि किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि अगर आपने कोई सांप देख लिया या फिर आप किसी कुत्ते से डरते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपका हार्ट बीट जो होता है वो काफी फास्टन अप हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? बिकॉज ऑफ दिस एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये हार्ट बीट के रेट को इंक्रीज कर देता है। वेयर एज जो नॉर एपिनेफ्रिन है दिस विल ऑल्सो इंक्रीज द हार्ट बीट, बट ये अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये किसी इमरजेंसी सिचुएशन में नहीं, अंडर नॉर्मल कंडीशन में ये हार्ट बीट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉडी को कभी कभी मोर ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इन दैट सिचुएशन दिस नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन विल डू व्हाट? दे विल आल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो दीज आर बेसिकली एक्सट्रिंसिक कंट्रोल ऑफ हार्ट बीट। आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लियर रही होगी कि कैसे हार्ट बीट रेगुलेट होता है बाय इटसेल्फ
प्लस बाय नर्वस रेगुलेशन एंड बाय हार्मोनल रेगुलेशन, दैट इज एक्सट्रिंसिक कंट्रोल। तो ये बेसिक एक बड़ा ही सिंपल सा वीडियो था, बट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करो, मैं उसके ऊपर कोई ना कोई नई वीडियो जरूर बनाऊंगी। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जिसको हम ECG भी बोलते हैं, उसके बारे में। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो ये जो आपको यहाँ अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जहाँ मैंने आपके लिए एक डायग्राम रखा है, दैट इज जो ECG है वो होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में पहले हम बात करेंगे। तो बॉडी जो होती है हमारी, दैट इज ऑलवेज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस वी ऑल मस्ट नो दैट ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ह्यूमन बॉडी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, दैट मीन्स इट शुड हैव आयंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, यानी ह्यूमन बॉडी शुड पोजेस दीज आयंस। तो यानी आयंस आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, सो दे आर कॉल्ड एज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट्स। सो द एक्शन पोटेंशियल जो हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, दैट देयर आर एक्शन पोटेंशियल विच विल बी जनरेटेड बाय द हार्ट। तो वो जो एक्शन पोटेंशियल जो हार्ट के थ्रू जनरेट होता है, दैट इज गोइंग टू डू व्हाट, दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस electric currents which will be detected by the surface of the body. So body surface can detect those electric currents, and that's why these are called as a very good conductor because of the presence of all these ions as well as the excess of action potential, जो कि वापस क्या करेगा, वो जाकर के इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट होगा, राइट। सो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग, this is the result, right? This is the recording of action potential। जब हार्ट मसल फाइबर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द हार्ट बीट, उसकी रिकॉर्डिंग को हम बेसिकली ECG बोलते हैं। और ये यहाँ पे देखो ECG जो होता है उसके कुछ वेव्स होते हैं, P, Q, R, S एंड T वेव्स। इसके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे कि ये सारे वेव्स क्या होते हैं। उससे पहले हमें एक बड़ी छोटी सी चीज समझनी है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। जो पिछला हमने देखा था दैट वाज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एंड दिस इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है दैट इज बेसिकली द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द चेंजेस। तो इन चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए जो हम यानी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। सो ऑल्दो यहाँ पे ग्राफ टर्म मेंशन्ड है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो रिकॉर्डेड डेटा आपको मिलता है वो ग्राफ है, दैट इज ग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसलिए उसको ECG बोलते हैं एंड ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट, ओके। जब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिया जाता है, दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ये वाला डेटा जब कलेक्ट किया जाता है, उस समय क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को ह्यूमन बॉडी पे प्लेस करते हैं। तो वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो ह्यूमन बॉडी पे प्लेस होते हैं एंड दे विल डिटेक्ट द हार्ट सिग्नल। तो ये इलेक्ट्रोड्स कौन से होंगे, हम लोग वो देखते हैं। जब हमें इलेक्ट्रोड्स को प्लेस करना होता है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स से इलेक्ट्रोड्स का लोकेशन बताया गया है और यही सेम चीज यहाँ पे अलग अलग स्टर्नम के नीचे ये नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पे देखो ये कहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोड हम लोकेट करते हैं वो बताया गया है। तो V1 जैसा कि रेड कलर में है, तो ये V1 जो होता है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द राइट स्टर्नम में लगाया जाता है। लाइकवाइज V2 ये भी फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में ही होता है, बट ये लेफ्ट स्टर्नम में लगेगा। देन V3 जो डायरेक्टली बिटवीन द लीड्स ऑफ V2 एंड V4 लगाया जाता है एंड V4 जो होता है दिस इज गोइंग टू बी फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट मिड वेंट्रिकुलर लाइन। दिस लाइन, ये जो लाइन वाला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। उसके बाद आता है V5, ये जो ब्लैक में है यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी लेबल्ड है, लेवल विथ V4 एट लेफ्ट एंटीरियर एक्सिलरी लाइन। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये एक्सिलरी लाइंस जो है, यहाँ पे लाइंस बनी हुई है, डॉक्टर्स जानते हैं कि ये कौन सी लाइंस है और कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो अकॉर्डिंगली हम इनको प्लेस करते हैं। एंड V6 that is also going to level with the V5 at the mid axillary line directly under the midpoint of the armpit। तो ये यहाँ कहीं लोकेटेड होता है। तो ये जो है ये बेसिक लोकेशंस आपको बताई गई हैं कि कहाँ पे ये इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट हो
हो जाता है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद से फॉर एग्जाम्पल दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स, देयर आर फ्यू इलेक्ट्रोड्स विच विल बी प्लेस्ड इन द एंकल्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये देखो आप, ये ECG मशीन लगी होती है और देयर विल बी अ ट्रेन्ड पर्सन विच विल रिकॉर्ड योर डेटा। सो ये जो रिकॉर्डिंग होती है डेटा की, ये यहाँ से इस तरीके से रिकॉर्ड हो जाती है और आपको कुछ इस तरीके की वेव्स दिखती हैं जो आपने मे बी कभी ना कभी कहीं किसी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखा हो। तो हम लोग अब ये जो वेव्स हैं, दीज वेव्स, हम इस वेव की जो पीक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे कि ये वेव की पीक्स जो है वो क्या बताती है। दिस इज P, दिस इज R, दिस इज T वेव, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है Q और यहाँ पे प्रेजेंट होता है S। ये जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एक पेशेंट का मॉनिटर है। इसमें यहाँ पे ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है ECG का वेव फॉर्म, और ये 97 जो है वो उसका हार्ट रेट है। ये 96 जो दिखाई दे रहा है ये पल्स ऑक्सीमीटर से इसका लिया हुआ ऑक्सीजन सैचुरेशन है, और ये 27 जो है ये इसका रेस्पिरेटरी रेट है, और 109/73 जो दिख रहा है यहाँ पे ये सिस्टली बाय डायस्टली यानी ब्लड प्रेशर बता रहा है, और यहाँ पे 37.3 जो है वो इसका बॉडी टेम्परेचर है। सो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए है कि किस तरीके से एक ECG का वेव फॉर्म दिखता है। जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एग्जैक्टली ये उसी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो अब इन्हीं वेव्स के बारे में हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो वापस से आते हैं हम लोग इस सेम डायग्राम के ऊपर, और इसी डायग्राम में हम 1 by 1 समझने की कोशिश करेंगे कि ये PQRST वेव्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। अब ये PQRST वेव है क्या चीज? ये बेसिकली ईच कार्डियक साइकिल प्रोड्यूसेस 3 डिस्टिंक्ट ECG वेव्स, और ये जो वेव्स होते हैं क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एट्रियल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो वो 1 by 1 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कौन सी वेव क्या होती है। ये जो पहली वेव है जिसको हम P वेव बोलते हैं, ये एक बहुत ही छोटी वेव है। 1 by 1 हम लोग एक एक करके सारे वेव्स के बारे में बात करेंगे। तो हम पहले P वेव की बात करते हैं। P वेव क्या है? P वेव जो है ये एक स्मॉल वेव है। ये वाला जो वेव होता है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से होता है। एट्रियल डीपोलराइजेशन तब होगा, ये SA नोड से निकला हुआ जो सिग्नल होता है, व्हेन दिस SA नोड सिग्नल will pass to the atria, चाहे वो लेफ्ट प्लस राइट दोनों जो एट्रियम्स होते हैं उनमें जब पास करेगा तो ही ये वाला वेव जो होता है ये डिटेक्ट होता है। तो ये एट्रियल डीपोलराइजेशन हम उसको बोलेंगे, एट्रिया का डीपोलराइजेशन होगा इस स्टेप पे। और ये वाला जो वेव होता है दिस विल लास्ट अराउंड 80 to 100 मिलीसेकेंड्स। तो ये तो है हमारा P वेव। फिर आता है QRS कॉम्प्लेक्स। QRS वेव को हम एक एक वेव नहीं मानते, इसको हम तीनों को एज अ कॉम्प्लेक्स लेते हैं। दिस कंप्राइजेस द सेकेंड वेव ऑफ द सिस्टम। दिस वेव विल मार्क द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर contraction, right? And it represents the रैपिड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी यहाँ पे जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इट मीन्स जैसे यहाँ पे एट्रियल डीपोलराइजेशन था यहाँ पे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। और ये वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन कैसे हुआ होगा? क्योंकि ये जो SA नोड से निकला हुआ सिग्नल पहले एट्रियम में जाता है। हमने हार्ट बीट में पढ़ा था, जो पिछली वीडियो हमने की थी उसमें हमने देखा था कि जब ये SA नोड से जो सिग्नल है या एक्शन पोटेंशियल है जब ये लेफ्ट और राइट एट्रियम की तरफ जाएगा, वहां से होते हुए फिर ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड यानी कि AV नोड तक पहुंचेगा, और AV नोड से फिर क्या होगा, वो बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर के थ्रू वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सो बेसिकली ये शुरू ही तब होता है जब वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो हो रहा है जो जनरेट हुआ था कहाँ से, SA नोड से, तो ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो स्प्रेड करता है टुवर्ड्स वेंट्रिकल, और तभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तभी QRS कॉम्प्लेक्स वेव का फॉर्मेशन होगा। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली बहुत ही बेसिक्स ऑफ P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव्स की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे PR इंटरवल, PR सेगमेंट एटसेट्रा के बारे में। थर्ड पॉइंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा T वेव के बारे में। T वेव में यहाँ पे वेंट्रिकल्स क्या हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वेंट्रिकल्स क्या हुए थे, यहाँ पे डीपोलराइज हुए थे। दिस वेव कम्स फ्रॉम वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। आई होप आप लोगों को ये आइडिया होगा कि डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन वगैरह क्या होता है, बट अगर आपको ये चीजें नहीं पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकती हूँ सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी रहे दैट व्हाट इज वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, बिकॉज एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, these are few terms which you need to know to understand all these processes, right? अब वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जैसे ही होगा तो यानी वेंट्रिकल
वेंट्रिकल्स जो है वो क्या करने वाले हैं, वो अब रिलैक्स करने वाले हैं, इसीलिए हमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यहाँ पे दिखाई देता है। और ये जो वेव है ये काफी फ्लैटेंड है, ये देखो आप, ये वाला वेव काफी शार्प है, बट ये वाला जो वेव है टी वेव, दैट इज मोर और लेस फ्लैटेंड। वो इसलिए भी होता है बिकॉज रीपोलराइजेशन टेक्स मोर टाइम देन डीपोलराइजेशन, इसलिए वो टाइम का जो डिफरेंस होता है इसकी वजह से ही यहाँ पे जो वेव मिलती है वो थोड़ी फ्लैटेंड होती है। सो टू कंक्लूड दिस सेम थिंग, यहाँ देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा था, दिस वाज योर पी वेव, जो कि यहाँ पे एनसर्कल भी किया हुआ है। सो पी वेव जो होती है वो क्या मार्क करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, राइट। प्लस PR सेगमेंट जो होता है वो बताता है डिले एट AV नोड, क्योंकि जब हम लोगों ने हार्ट बीट पढ़ा था तब हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे जब एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, यानी ऐसे नोड से जब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल करता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होने से पहले एक डिले होता है, एक स्लाइट डिले होता है एट AV नोड, दिस इज कॉल्ड एज PR सेगमेंट। देन ये जो AV नोड के पास सिग्नल जाता है या एक्शन पोटेंशियल जाता है, वो फिर नीचे की तरफ हार्ट में ट्रैवल करता है और बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर के थ्रू ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एंड दिस होल कॉम्प्लेक्स QRS, Q यहाँ था, R यहाँ था और S यहाँ है, तो ये QRS कॉम्प्लेक्स बनता है और ये क्या मार्क करता है, ये मार्क करता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन प्रोसेस। उसके बाद अब वेंट्रिकल्स जो है वो डीपोलराइज्ड स्टेट में तो नहीं रहेंगे, तो वो वापस से क्या होते हैं, रीपोलराइज करते हैं। और यही हमने अभी डिस्कस किया, टी वेव जो होती हैं, ये वाली टी वेव्स, ये मार्क करती हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन और ये थोड़ा फ्लैटेंड वेव्स होते हैं। और जहां पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती है उसको हम आइसो इलेक्ट्रिक लाइन बोलते हैं, वो एक फ्लैटेंड लाइन होती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस PR इंटरवल। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे इस वाले इंटरवल की कि ये होता क्या है। जो PR इंटरवल है अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि ये कब होता है, या ये जो टाइम है ये कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, जब जो स्लाइट डिले होता है ना AV नोड के पास टू फिनिश द एट्रियल डीपोलराइजेशन स्टेप, एट्रिया का जो कंट्रैक्शन स्टेप है उसको फिनिश करने के लिए जो टाइम लगता है या डिले टाइम होता है, उसको हम बेसिकली बोलते हैं PR इंटरवल। PR इंटरवल्स जो होते हैं या इसका जो ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन, वो शॉर्ट भी हो सकता है। वो शॉर्ट यानी कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का वेव है ये थोड़ा शॉर्टन अप हो जाएगा। कब होगा, जब हमारा हार्ट रेट जो है वो बहुत हाई हो, हार्ट रेट इज हाई। और ये हार्ट रेट कब इंक्रीज करेगा, एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा हार्ट रेट क्या होता है, अपने आप ही इंक्रीज हो जाता है। और यही PR इंटरवल लॉन्ग भी हो सकता है। ये लॉन्ग कब होगा, जब हमारा हार्ट रेट जो होगा वो क्या हो जाए, वो डिक्रीज हो जाए। और ये कब डिक्रीज होता है या कम होता है, जब हमारी हार्ट सबसे कम या बेसल एक्टिविटीज कर रही होती है, जैसे कि स्लीप के टाइम, जैसे कि जब हम सो रहे होते हैं उस समय में हमारा हार्ट रेट जो होता है वो मिनिमल एक्टिविटी कर रहा होता है और वो लो भी होता है। इसी वजह से वहां पे जो ये इंटरवल होता है वो थोड़ा इलोंगेटेड होता है या लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। फिर आती है बात ST सेगमेंट की। ये वाला जो सेगमेंट है हमारा, इसकी ST सेगमेंट जो होता है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे देखो इस वाले QRS कॉम्प्लेक्स के टाइम पे क्या हो रहा था, डीपोलराइजेशन हो रहा था वेंट्रिकल का, और T वेव जो है वो क्या बता रही है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो ST सेगमेंट क्या हो गया, दिस इज द टाइम गैप बिटवीन द डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। दैट्स वेरी सिंपल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स जो है इस वाली स्टेज पे ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ये डीपोलराइज कर रहे हैं। और ये जो T वेव होता है यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रीपोलराइज करते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल टू रिमेंबर, यानी ST वेव विल रिप्रेजेंट द टाइम गैप बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। क्लियर। इसके बाद आता है एक और इंटरवल, दिस इज कॉल्ड एज QT इंटरवल, राइट। तो ये जो QT इंटरवल है ये क्या है, QT इंटरवल जो है ये देखो, ये लाइन कहां से कहां तक है, ये Q यानी कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब इनिशिएट होता है से लेकर वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन जब फिनिश होता है, यानी कि Q वेव से लेकर T वेव सब कुछ इसके अंदर आ रहा है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जो भी शुरू हुई थी in the ventricle till returning of the ventricles to the resting phase, क्योंकि यहाँ पे जब डीपोलराइजेशन के बाद रीपोलराइजेशन होता है तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू गाइज दैट यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, रेस्टिंग स्टेज एंड हाइपरपोलराइजेशन। और अगर आपको ये नहीं पता है प्लीज डू कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो अपॉन इट।
so that this will give you a better clarity for this particular topic. So this QT interval is explaining the time between activation of electrical activity in the ventricles, यानी Q जहाँ पे शुरू ही हुआ था electrical activity यानी depolarization, and the return to the resting stage, that is ventricular repolarization होने के बाद तक की स्टेज. इसलिए ये एंड कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे ये टी वेव जो है वो नीचे की तरफ आ गई है. ठीक है, तो इसीलिए हम इसको बेसिकली बोलते हैं QT इंटरवल. ये आपको अभी तक सारा वेव्स के बारे में समझ आ गया. ECG एनालिसिस जो होती है दैट कैन प्रोवाइड द क्लूज ऑफ एबनॉर्मेलिटीज. अगर किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी हो रही है, किसी तरह की डिजीज कंडीशन है, तो ये जो ECG है ये ऐसा ही नहीं आएगा, इसमें डिफरेंसेस आएंगे. से फॉर एग्जाम्पल दिस P वेव इज इलोंगेटेड. ठीक है, अब ये अगर P वेव इलोंगेटेड है, इसका मतलब होगा एट्रियम enlargement. अगर Q wave elongated है, that will represent a diseased condition which is also called as myocardial infarction. अगर R wave enlarge हो गया, that will represent ventricle enlargement, यानी ventricle का साइज जो है वो बड़ा हो गया है. और अगर T wave का जो वेव साइज है ये थोड़ा और flatten up हो जाए, ये अगर इस तरीके से आ जाए, कुछ छोटा हो जाए ये, तो इसका मतलब होता है कि हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उससे कम ऑक्सीजन मिलने की वजह से ये टी वेव जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फ्लैटेंड सिचुएशन में आ गया है. जैसा कुछ डिजीजेस होती है ना, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो ये उस कंडीशन में, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की कंडीशन में क्या होता है, ये जो टी वेव होती है ये फ्लैटेंड अप हो जाती है और यहाँ पे हार्ट को उतना ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो रहा होता जितना उसको चाहिए होता है. सो आई होप आपको ये सारी डिजीजेस के बारे में पता होगा, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस. अगर आपको इनके बारे में नहीं पता है, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स. और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी, प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन सॉल्व देम आउट. टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय. हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एक टॉपिक के बारे में, दैट इज कार्डियक साइकिल. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा होता है, हार्ट किस तरीके से बीट करता है, कौन इसमें हार्ट में होते हुए सर्कुलेशन को प्लस इसकी बीटिंग को रेगुलेट करता है, राइट. सो नाउ दिस इज द टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज कार्डियक साइकिल क्या होता है. सो कार्डियक साइकिल एक ऐसा इवेंट है विच अकर्स जब सिंगल हार्ट बीट करता है. एक बार हार्ट का बीट करना विल बी कंसिडर्ड एज कार्डियक साइकिल, राइट. अब अगर हम कार्डियक साइकिल की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स एक बार हार्ट बीट कब कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ये दोनों चीजें जब एक साथ होती है तो उसको हम दोनों को कंबाइंड इफेक्ट को, ये दोनों चीजों की कंबाइंड इफेक्ट को हम बेसिकली हार्ट बीट बोलते हैं. अच्छा, अब जो कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोली. तो हार्ट जब पंप करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन, इसीलिए इसको हम सिस्टोली बोलेंगे. और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, यानी ये जो डायस्टोली है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि हार्ट जो है उसमें ब्लड क्या हो रहा है, पंप होके बाहर जा रहा है ना. जैसे कि यहाँ पे आप देखो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए तो ब्लड क्या है, ब्लड का ये जो फ्लो है ये बाहर की तरफ है ना. और यहाँ पे इधर आर्टरीज से भी ब्लड क्या हो रहा है, फ्लो होकर के बाहर की तरफ जा रहा है. लेकिन डायस्टोली जो होता है दिस इज रिलैक्सेशन, यानी ब्लड जो होता है वो वापस से हार्ट के अंदर आ रहा होता है, राइट. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डायस्टोली एंड सिस्टोली. ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि कितना प्रेशर होता है हार्ट में किस टाइम पे, और उस वक्त ECG कैसा दिखाई देगा हमको, प्लस उस समय हमें हार्ट में साउंड कैसा सुनाई देगा जिस वक्त हमारा जो हार्ट का फिर प्रेशर क्या रहेगा. तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड करके एक साथ बताई गई हैं इस डायग्राम में, और हम इस डायग्राम को बहुत बार देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स अलग अलग समझाऊंगी. हार्ट कितनी बार बीट करता है, ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं कि 75 बीट्स पर मिनट, है ना. तो ये जो 75 बीट्स पर मिनट है, यानी 60 सेकेंड्स में हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है, 75 टाइम्स. तो ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम बाय 0.8 सेकेंड्स. ठीक है, तो ये जो चीज है ना, दिस 0.8 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड एज कि कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है
जब हार्ट आपका 75 बार पर मिनट में बीट कर रहा है तो कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड्स का टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे कि जो कार्डियक साइकिल है वो किन किन चीजों से बना हुआ है। तो बेसिकली आप जब कार्डियक साइकिल को देखोगे तो जो बेसिक, मैं यहाँ पे कार्डियक साइकिल को सीसी लिख देती हूँ। कार्डियक साइकिल जो होता है वो 3 बेसिक चीजों से बना हुआ होता है, दैट इज एट्रियल सिस्टली, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टली, और जो लास्ट वाला होता है दैट इज रिलैक्सेशन पीरियड। तो इन्हीं तीनों चीजों को हम अलग अलग से एक बार पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये बेसिकली हर इवेंट में हो क्या रहा है हर कार्डियक साइकिल के कंप्लीशन पे। क्लियर? तो अभी हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एट्रियल सिस्टली से। तो ये देखो, एट्रियल सिस्टली जो होता है वो क्या होता है। जब एट्रियल सिस्टली होती है तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रिया कब कॉन्ट्रैक्ट करता है? जब ऐसे नोड जो हमारे पास प्रेजेंट होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ऐसे नोड जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो ये एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने की वजह से क्या होता है, दोनों एट्रिया लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और जिस टाइम पे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना उस टाइम पे वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो एट्रिया जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये ब्लड को पुश करते हैं टुवर्ड्स द वेंट्रिकल्स। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब एट्रिया में जब ये एट्रियल ऊपर लेफ्ट और राइट एट्रियम दोनों साइड में जब कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट होता है और इसी प्रेशर की वजह से क्या होता है, ये जो एवी वाल्व प्रेजेंट होते हैं हमारे पास बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स वो दोनों ओपन हो जाते हैं। जब एट्रियल सिस्टली होना शुरू होता है उससे पहले ही जो वेंट्रिकल्स हैं वो 80% फिल्ड होते हैं ऑलरेडी। तो ये जब 80% फिल्ड होते हैं जस्ट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एट्रियल सिस्टली, तो क्या होगा उसके बाद जैसे ही एट्रियल सिस्टली स्टार्ट होगी तो यहाँ से यहाँ कितना ml ब्लड पास होता है, 25 ml। ठीक है, तो ये जब 25 ml और ब्लड ऐड होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, टोटल ब्लड वॉल्यूम कितना हो जाता है, 105 ml इन टोटल। अब ये 105 ml ब्लड कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रिकल्स में। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और ब्लड को पुश कर रहा है टुवर्ड्स द वेंट्रिकल। ऑलरेडी वेंट्रिकल्स 80% फिल्ड है यहाँ पे। तो जब एट्रियल सिस्टली चल रहा है तो यहाँ पे 25 ml और ऐड हुआ और ये 105 ml हो गया। जैसे ही एट्रियल सिस्टली खत्म होने वाला होगा उस समय और नेक्स्ट 25 ml का बैच इसमें ऐड हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे जब एट्रियल सिस्टली खत्म हो रहा है, एट्रियल सिस्टली जब खत्म हो रहा है इट मींस वेंट्रिकुलर डायस्टली भी खत्म हो रहा है। वेंट्रिकल जो मैंने कहा था कि वेंट्रिकल इस टाइम पे क्या है, रिलैक्स्ड है। तो ये रिलैक्स्ड फेज ऑफ वेंट्रिकल ये भी फिनिश आउट होगा और इसी वजह से यहाँ पे इन टोटल कितने ml ब्लड हो गया, ये 130 ml ब्लड कहाँ प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे ये इतना ब्लड हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है जब एट्रियल सिस्टली क्या होता है, एंड होता है। तो यानी एट्रियल सिस्टली के फिनिश होते होते यहाँ पे वेंट्रिकल्स में 130 ml ब्लड क्या होगा, वो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। और ये जो एट्रियल सिस्टली है ये आपको मैंने बता दिया कि ये कितनी देर का होता है, इट टेक्स 0.1 सेकेंड। और ये टाइम ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो ब्लड वॉल्यूम प्रेजेंट है ना, दिस 130 ml ऑफ ब्लड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड एज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों बोलते हैं, जबकि हो तो यहाँ पे सिस्टली रहा है। तो इसको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टली जो होता है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा होता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेंट्रिकुलर सिस्टली। दिस फेज, दिस ब्लू डायग्राम, ये मैंने इसको और इसको एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया है कि ये जो डायग्राम का मार्किंग है और ये जो मार्किंग है ये दोनों सेम हो सो दैट आपको पहचानना आसान हो जाए। तो ये जो वेंट्रिकुलर सिस्टली है ये दिस विल एंड फॉर 0.3 सेकेंड्स। एट्रियल सिस्टली कितना टाइम लिया था, 0.1। वेंट्रिकुलर सिस्टली कितना टाइम ले रहा है, 0.3। सो आपको ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टली, इसमें क्या होगा, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं तो यानी एट्रिया जो होंगे वो अपने डायस्टोलिक फेज में आ जाएंगे। यानी एट्रिया जो होगा वो क्या करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा क्योंकि एट्रिया ऑलरेडी सिस्टली कर चुका है यहाँ पे। तो इसलिए एट्रिया क्या हो जाएगा, डायस्टोलिक फेज में आ जाएगा और एट्रिया अब रिलैक्स कर रहा है। और यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो है वो
कॉन्ट्रैक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो वेंट्रिकल्स जब कंट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियस है वेंट्रिकल्स विल डू व्हाट, दे विल पुश द ब्लड आउटसाइड द हार्ट। तो यहाँ देखो, यहाँ सभी जगह से आपको हार्ट से ब्लड बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब कंट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल्स का, जो कि जस्ट आफ्टर एट्रियल सिस्टोली होता है, तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है वेंट्रिकल्स में वो क्या होता है, वो राइज होने लग जाता है, क्योंकि 130 ml ब्लड आ गया है यहाँ पे। अब 130 ml ब्लड आने की वजह से यहाँ पे प्रेशर तो बढ़ेगा, और जैसे ही यहाँ पे प्रेशर बढ़ता है तो ये जो एवी वाल्व, यहाँ पे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स थे ना, अब वो बंद हो जाते हैं, वो नहीं खुले रहेंगे, वो बंद हो जाएंगे। एवी वाल्व्स यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच वाले जो वाल्व्स हैं, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों वाल्व्स जो होंगे वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो। अब इसके अंदर वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर है, अब ये जो प्रेशर है इसकी वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना एक छोटा सा टाइम लैग आता है, 0.05 सेकेंड्स के लिए क्या होता है, दोनों वाल्व्स दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी एवी वाल्व प्लस सेमी ल्यूनर वाल्व्स, दोनों क्या होंगे, ये दोनों ही तरह के वाल्व्स जो होते हैं वो बंद होते हैं। पल्मोनरी वाल्व्स प्लस एओर्टिक वाल्व्स जो होते हैं उसको हम सेमी ल्यूनर वाल्व्स बोलते हैं, और एट्रियोवेंट्रिकुलर होते हैं बाइकस्पिड प्लस ट्राइकस्पिड। तो ये 0.05 सेकंड्स के टाइम लैग के लिए ये दोनों ही वाल्व्स बंद होते हैं, और इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसको इसलिए बोलते हैं आइसो का मतलब होता है सिमिलर, है ना, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वॉल्यूम और लेंथ दोनों होती है, इसलिए हम इसको बेसिकली आइसो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ही प्रेशर बढ़ना शुरू होगा तो दोनों सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होंगे वो ओपन हो जाएंगे, दैट इज एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व। एट दिस पॉइंट ब्लड जो होगा दैट विल इजेक्ट आउट ऑफ द हार्ट। तो इस आपको आई थिंक ये समझ में आ गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोली क्या होता है। इसमें कुछ नहीं हो रहा, सिंपल है, हार्ट में जो एट्रिया है वहां से क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्लड नीचे की तरफ आ रहा है, दैट इज इनसाइड द वेंट्रिकल्स। ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये हमारा इधर राइट वेंट्रिकल है। उसके बाद फिर क्या होगा, वहां से फिर ब्लड जो होगा वो फिर सेमी ल्यूनर वाल्व्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आउटसाइड द हार्ट। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है ये 0.3 सेकेंड्स में होता है, और हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोली। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक डायस्टोली। कार्डियक डायस्टोली का मतलब हो गया सारे चेंबर्स जो होते हैं हार्ट के, चाहे वो लेफ्ट एट्रिया हो, राइट एट्रिया हो, लेफ्ट वेंट्रिकल हो या फिर राइट वेंट्रिकल हो, ये सारे चेंबर जो होते हैं हार्ट के दे आर गोइंग टू रिलैक्स, एंड ब्लड जो होता है वो हार्ट के अंदर फ्लो करेगा। ये कितनी देर का प्रोसेस है, ये जो प्रोसीजर है इट टेक्स अराउंड 0.4 सेकेंड्स। तो अब आप देखो ये एट्रियल सिस्टोली कितनी देर के लिए हुआ, 0.1 सेकेंड के लिए। वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितनी देर के लिए हुआ, 0.3 सेकेंड के लिए। और जो रिलैक्सेशन था वो कितनी देर के लिए हुआ, 0.4 सेकेंड के लिए। अब आप इन तीनों को अगर ऐड करोगे दिस विल कम एट 0.8 सेकेंड। जो हमने कहा था ना कि कार्डियक साइकिल लास्ट्स फॉर 0.8 सेकेंड, है ना, तो ये यहीं से कैलकुलेट होता है। तो ये देखो, अब आप ये जो रिलैक्सेशन फेज है इसमें क्या होगा, इसमें एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स हो जाएंगे, और जैसे ही वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे तो प्रेशर जो होगा विद इन द चेंबर्स वो फॉल करेगा। जैसे ही प्रेशर यहाँ पे कम होगा वहां पे क्या होगा, ब्लड जो है वो बैक फ्लो करेगा, कहाँ से, एओर्टा से और पल्मोनरी ट्रंक से। जैसे ही ये ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक से बैक फ्लो करेगा यानी पीछे की तरफ फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेमी ल्यूनर वाल्व्स जो होंगे अब वो वापस से बंद हो जाएंगे। मेन फंडा यहाँ पे यही है कि यहाँ पे जो मायोकार्डियल वॉल्स हैं या जो मसल्स हैं वो फिर क्या करती हैं, वो वापस से नए फेज के लिए रेडी होती हैं। तो इसीलिए ये प्रोसेस थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इतना टाइम इनको रिलैक्स करने के लिए लग जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट कीप्स मी बूस्टेड। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कमेंट बॉक्स, एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय। हम लोग आज बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के ही एक टॉपिक के बारे में। So let's begin with the video. Now let's talk about हार्ट साउंड्स। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक कार्डियक साइकिल जब कंप्लीट होती है, ये जो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है, तो उसमें क्या होता है, कम से कम 4 तरह के साउंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। 4 साउंड्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। हर एक
कार्डियक साइकिल के कंप्लीशन पे। बट किसी भी नॉर्मल हार्ट में सिर्फ 2 साउंड सुनाई देते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट और सेकंड साउंड होता है हार्ट साउंड का, जिसको स्टेथोस्कोप के थ्रू सुना जा सकता है। जो फर्स्ट साउंड है, हम यहाँ पे पहले वो साउंड डिस्कस करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये हार्ट साउंड बना हुआ है। अब ये जो हार्ट साउंड है, इसमें देखो एक ये पहला S1 है और दूसरा जो साउंड है वो S2 है। तो सिर्फ यही दोनों साउंड हम सुन सकते हैं। तो यानी ये जो 1 है वो S1 है और ये जो 2 है वो S2 है, ठीक है। तो ये जो S1 साउंड है, ये पहला साउंड है, द फर्स्ट हार्ट साउंड, और इसको हम लब बोलते हैं। तब होता है जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स यानी कि AV वाल्व्स कौन कौन से हैं? बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। तो ये जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होते हैं, तभी ये लब साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और ये जो साउंड है लब साउंड यानी S1 साउंड की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, फर्स्ट साउंड की। तो ये क्या होता है? ये बड़ा ही लो पिच्ड साउंड है, प्लस ये सॉफ्ट होता है साउंड। ये वाला जो साउंड है ये रिलेटिवली लॉन्ग सुनाई देता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, और इसीलिए ये लब की तरह सुनाई देता है, LUB। साउंड जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लब डप। और ये कब होगा? ये जो साउंड सुनाई देता है हमें, ये सुनाई देता है हमें बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टली। अब आप देखो ये वेंट्रिकुलर सिस्टली जब बिगिन कर रहा है, तब हमें ये पहला साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये देखो ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों लाइंस के ही बीच में, ये दोनों लाइंस के ही बीच में ये ड्रॉ किया हुआ है। तो ये कब हो रहा है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टली जो हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है, अभी ये हुआ नहीं है। ये जो वाला फेज है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक वाला, ये वाला पूरा फेज जो है ये वेंट्रिकुलर सिस्टली का फेज है। तो यानी ये जब लब साउंड हमें सुनाई दे रहा है, उस समय यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टली होनी शुरू हुई है, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। I think this is clear to you. Now the second sound. This is the second heart sound which is called as dup. ये कब होगा? ये होगा जब सेमील्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे। इट मीन्स कि चाहे वो साउंड लब हो या डप हो, दोनों ही सुनाई तभी देता है जब वाल्व्स क्लोज्ड होते हैं। यानी ये क्लोजिंग प्रोसेस जो होता है वाल्व्स का, उसी समय में हमें हार्ट का साउंड सुनाई देता है। क्लियर? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड जब बंद होते हैं तो हमें पहला साउंड लब सुनाई देता है, और जब हमारा सेमील्यूनर वाल्व दैट इज एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, जब ये दोनों वाल्व्स क्लोज होते हैं तो उसको हम देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व जब क्लोज होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टली के खत्म होते वक्त, तो हम उसको बेसिकली S2 फेज या फिर इसको हम डप साउंड बोलते हैं। ये आप यहाँ पे देखो, जैसे ही ये वेंट्रिकुलर सिस्टली खत्म हो रहा है, ये यहाँ पे मार्क कर रहा है ना वेंट्रिकुलर सिस्टली के खत्म होने का फेज। तो ये देखो ये यहाँ पे ECG वेव्स के थ्रू भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये जो प्रेशर है, तो ये देखो यहाँ पे ये प्रेशर जो है वो ड्रॉप कर रहा है। जब ये प्रेशर ड्रॉप करना शुरू होता है, नीचे की तरफ आना शुरू होता है, उस समय क्या होता है? यहाँ पे बंद होते हैं सेमील्यूनर वाल्व्स, ठीक है। तो ये जो सेमील्यूनर वाल्व्स, यहाँ देखो एओर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा है, तो ये जब एओर्टिक वाल्व और सेमील्यूनर वाल्व, पल्मोनरी एओर्टिक दोनों वाल्व जब क्लोज होते हैं, तो उस समय आपको ये S2 फेज सुनाई देता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वेंट्रिकल्स जो हैं वो क्या करने वाले हैं? वेंट्रिकल्स सिस्टली खत्म कर चुके हैं और ये एंटर कर रहे हैं इनटू द डायस्टली। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा था? यहाँ पे ये एंटर कर रहे थे सिस्टली में, वेंट्रिकुलर सिस्टली इनिशिएट हो रहा था, और यहाँ पे वेंट्रिकुलर डायस्टली इनिशिएट होने जा रहा है, और इस समय आपको सुनाई देता है डप साउंड। जैसे यहाँ पे ये दोनों तो हमने पढ़ लिया ना कि ये दोनों वाल्व क्लोज जब हो रहे होते हैं तब की कहानी है। सेमील्यूनर वाल्व जब क्लोज होंगे तो आपको डप सुनाई देगा, और जब एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज होंगे तब आपको लब सुनाई देगा। क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस अ वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस कार्डियक साइकिल, दैट इज कार्डियक आउटपुट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। क्योंकि ब्लड कहाँ से कौन पंप कर रहा है? ब्लड तो जो है हमारा, जो हम जो हार्ट बनाते हैं उसमें बेसिकली हम 4 चेंबर्स में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारा राइट एट्रियम है, और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। तो ब्लड जो होता है वो हमेशा पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल्स के थ्रू होता है, चाहे वो राइट वेंट्रिकल हो चाहे वो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हो, राइट। तो कार्डियक आउटपुट जो है हम वो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट ऑफ हार्ट पर मिनट बाय ईच वेंट्रिकल। हर वेंट्रिकल से जितना वॉल्यूम ब्लड का पंप होता है 1 मिनट में, उसको हम बेसिकली कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्लियर? कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता है ना, जैसे कि हमें क्या पता है कि 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो बीट करता है पर मिनट। 72 to 75 टाइम्स हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। तो 72 टाइम्स पर मिनट से फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट हमारा हार्ट बीट करता है, और उतना ही हमारा कार्डियक साइकिल हुआ, और इसका मतलब उतना ही हमारा हार्ट बीट भी है।
है ना, हर एक मिनट में हमारा हार्ट जितनी बार बीट करता है उसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इससे क्या फाइंड आउट किया कि हमारा जो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है। ड्यूरेशन जो होता है वो हमने क्या कैलकुलेट किया था, वो हमने ड्यूरेशन कैलकुलेट किया था 0.8 सेकेंड्स। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया था कि 72 टाइम्स या 75 टाइम्स हमारा हार्ट बीट करता है, तो वो 60 सेकेंड्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया था और हमें ये 0.8 सेकेंड्स के अराउंड मिल गया था। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि हर एक कार्डियक साइकिल में, एक जो कार्डियक साइकिल होता है उसमें यानी इस 0.8 सेकेंड में 70 ml ऑफ ब्लड जो होता है वो हार्ट से बाहर निकाला जाता है। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो 70 ml ऑफ ब्लड हार्ट से बाहर भेजते हैं एंड दिस ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम। सो अगर हम कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला लिखें तो कार्डियक आउटपुट को मैं CO लिख देती हूँ। CO इज इक्वल्स टू कितना ml एक मिनट में आता है, तो दिस इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है हमारा, ml पर बीट मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, और हार्ट रेट हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है बीट्स पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमने अभी क्या बोला, हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml पर बीट मल्टीप्लाइड बाय हमारा हार्ट रेट कितना है 72 बीट्स पर मिनट। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगी वैल्यू, 5040 ml पर मिनट। सो दिस इज बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ ब्लड जो होता है हमारी बॉडी से पर मिनट मूव कर रहा होता है किसी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल में। सो ये हमारी जो बॉडी होती है दैट हैज ऑल द कैपेसिटी कि ये हार्ट रेट या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम दोनों को क्या कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर हार्ट रेट किसी को भी एक को ऑल्टर किया गया तो इट मीन्स हमारा कार्डियक आउटपुट जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी वेरी करेगा। जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो किसी भी ऑर्डिनरी मैन से क्या होगा, वो काफी ज्यादा होगा। क्लियर? तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट कीप्स मी बूस्टेड। सो तब तक के लिए अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप देम इन द कॉमेंट बॉक्स एंड टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय बाय।